नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स का बहुविकल्पी प्रश्न मैं लेकर आया था पिछली वीडियो में, उसका पार्ट 2 आज मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूं, जिसमें जो जितने भी शेष क्वेश्चन बच्चे थे उस पहले भाग के आज टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी क्लास 10th और 12th है उसका वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है, तो ये चैनल बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आप लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। देखिए आप लोग को उसी दिन बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा कन्फर्म में प्रकाश की जो चाल है उसमें कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो कह रहा है कि आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, वायु, जल, कांच और निर्वात। तो किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो याद रखिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? निर्वात का। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक आपका निर्वात का होगा, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। याद रखिए प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। याद रखिए उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर जो है आपकी वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, तो आप लोग को मालूम है सूत्र कि F बराबर होता है R/2। अब R के जगह पे हम क्या रखेंगे? 32, तो F का मान निकल जाएगा हमारा 32/2, यानी हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर जो होगा इसका फोकस दूरी निकल जाएगा। और याद रखिए उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है ना। तो इसमें राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट उत्तर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 होता है या 1 से कम अथवा अधिक हो सकता है। यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। याद रखिए आप लोग को मालूम है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है ना। और आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है M बराबर I/O या V/U। और उत्तल दर्पण हमेशा जो भी बनाता है यानी प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण जो हमेशा जब प्रतिबिंब बनाता है अपना, तो वह वस्तु से छोटा बनाता है। तो भी का मान जब ऊपर का मान जो कम होगा, क्योंकि ये अनुपात देखिए ध्यान से समझिए, I/O जो होता है यह V/U के बराबर होता है। इतना जानकारी है आपको। I का मान यदि कम होगा O के मान से, तो कन्फर्म है कि उसका जो आवर्धन निकलेगा वो 1 से क्या निकलेगा? कम। तो पहले तो ये समझिए कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी वस्तु की लंबाई के सापेक्ष। जब आई का मान कम होगा, ओ का मान अधिक होगा, तो कन्फर्म है कि उसका जो आवर्धन है वह 1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। तो राइट उत्तर हमारा हो जाएगा 14 का ए, यानी 1 से कम होता है। और इसको भी याद रखिएगा, वाहनों में पीछे के दृश्य को या पीछे किसी वाहन को, दूसरी वाहन को देखने के लिए, कोई वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती है। इसके सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। सबसे पहली नंबर बात आपको ये याद रखना है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं, याद रखिए जैसे ये हो गया अवतल दर्पण, इसमें हम जब सी पर वस्तु को रखते हैं यहाँ पे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार का ही वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है ना। एकदम वस्तु के बराबर बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सी क्या होता है। तो सी मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से ये वक्रता केंद्र की दूरी, यानी ये वक्रता त्रिज्या होता है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण उसमें उसमें सूर्य के सामने से आ रही है, यानी अनंत से आ रही है, तो 15 सेंटीमीटर पर वो अभिसरित होती है। जैसे अनंत से आ रही है तो अनंत से चलने वाली किरणें जब परिवर्तित होती है तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, यानी इसकी फोकस दूरी दिया है, ध्यान से समझिए। इसकी फोकस दूरी कितना दिया है? तो फोकस दूरी दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दे दिया
15 सेंटीमीटर। और अभी हम पढ़े हैं कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है समान आकार का बनता है, यानी समान आकृति का बनता है। तो फोकस दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या हो गया 30 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु होता है। तो याद रखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर यदि दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता है, वस्तु की आकृति के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा। देखिए अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच, जैसे मान लीजिए यहाँ उत्तल दर्पण है, चलिए यहाँ पे हम बना लिए उत्तल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर अनंत है। यहाँ आपका दर्पण का ध्रुव होता है, ये वाला जो पॉइंट है आपका दर्पण का ध्रुव होता है। यहाँ पे वस्तु को यदि हम रखते हैं इस स्थिति में तो हमेशा प्रतिबिंब याद रखिए एफ और पी के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पी हो गया आपका, यहाँ एफ होता है, तो हमेशा प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, एफ और पी के बीच में बनता है। वस्तु की आकृति से छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो देखिए क्या कहाँ कहाँ कह रहा है, दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच में आभासी तथा सीधा, ये आपका विकल्प सही है। दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच में आभासी उल्टा, ये आपका गलत है। दर्पण के सामने वास्तविक और सीधा, गलत है। वास्तविक तो बनेगा ही नहीं, आभासी और सीधा, लेकिन दर्पण के सामने कह रहा है, यानी इधर कह रहा है, इस साइड में कह रहा है, तो इधर बनेगा नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा, पी तथा एफ के बीच में बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। याद रखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो वो होता है केवल उत्तल दर्पण में। याद रखिए उत्तल दर्पण में किसी भी भवन का प्रतिबिंब की कंप्लीट लंबाई देखा जा सकता है केवल उत्तल दर्पण में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो याद रखिए समतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। लेंस की बात कर रहा है, यहाँ दर्पण की बात नहीं कर रहा है। याद रखिए आपके सामने एक कंडीशन होता है, यहाँ पे आप लोगों को मालूम है प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ F1 होता है इस साइड में, उसके बाद होता है 2F1, उसके बाद इस साइड में होता है अनंत। तो प्रतिबिंब कब बड़ा बनने लगता है, 2F1 पे रखते हैं तो बराबर बनता है, लेकिन जब भी 2F1 और F1 के बीच में रखना हम शुरू कर देते हैं यहाँ से बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। याद रखिए लेंस से 2F तथा 2F के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांच का अपूर्णांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। तो याद रखिए बैगनी रंग के लिए कांच का जो अपूर्णांक होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश।